गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कि कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं और किस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में दिया है क्योंकि ये सिंपल होता है, इजी होता है समझने के लिए। और अगर प्रोकैरियोट्स को एक बार अच्छे से समझ लिया जाए तो फिर यूकैरियोट समझना आसान हो जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा मतलब प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, कुछ बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और मतलब प्रोकैरियोट से ज़्यादा एंजाइम्स उसमें यूज़ होते हैं, राइट। इसीलिए सबसे पहले प्रोकैरियोट्स को समझा जाता है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, हमने क्या देखा कि डीएनए से बनेगा हमारा एमआरएनए। जनरली एमआरएनए को स्ट्रेट लाइन या फिर इस तरह से जिगजैग में भी, मतलब इस तरह से भी इसको मेंशन किया जाता है। तो ये जो एमआरएनए बना डीएनए से, सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे यूज़ होगा। सिंपल सा बात है, देखो डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम यूज़ होता था? डीएनए पॉलीमरेज, या उसको क्या बोलते थे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोला जाता था, राइट। क्यों? क्योंकि वो डीएनए बनाता था और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो होते थे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, उनको क्या करता था? वो ज्वाइन करता था, उसको इस तरह से पॉलीमराइजेशन करता था। इसीलिए उसको क्या बोलते थे? डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे क्या हो रहा है? आरएनए बन रहा है, मतलब यहाँ पे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में क्या हो रहे होंगे? पॉलीमराइज हो रहे होंगे, राइट। तो ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन है, ये कौन सा एंजाइम करता है? आरएनए पॉलीमरेज। वो डीएनए को देख देख करके वहाँ पे आरएनए ऐड करता चलेगा, क्योंकि ये डीएनए को देख के आरएनए बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? डीएनए डिपेंडेंट हो गया ये, राइट। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, एनसीईआरटी में ये पूरा नाम दिया हुआ है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि डीएनए डिपेंडेंट क्यों है। सिंपल है, क्योंकि टेम्पलेट हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? डीएनए टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं और उसी डीएनए टेम्पलेट को देख देख करके हम एक आरएनए बना रहे हैं। एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए कैपिटल पी भी इसको लिखा जाता है। डीएनए को देख के बना रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक और आरएनए पॉलीमरेज भी, मतलब एक कई सारे ऐसे टाइप्स होते हैं। ये जो पॉलीमराइजेशन है, न्यूक्लिक एसिड्स के जो पॉलीमराइजेशन होंगे उसमें कई सारे टाइप्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है, आगे चल के बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे कि एक एमआरएनए मॉलिक्यूल होता है, उसको देख के हमें डीएनए बनाना होता है। तो भाई बन क्या रहा है? बन तो रहा है डीएनए, राइट। मतलब आरएनए को देखा, आरएनए से बनाया क्या? डीएनए। बन तो रहा है डीएनए, तो एंजाइम कौन सा होगा? डीएनए पॉलीमरेज होगा, राइट। लेकिन देख कौन सा रहा है? आरएनए। इसका मतलब कौन सा आ जाएगा? ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इस तरह के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और इनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से भी जाना जाता है। सिलेबस में उतना ज़्यादा डिटेल में है नहीं, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी कि एंजाइम का काम क्या है, क्या करता है, उतना डिटेल हमें नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इनमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं मोस्टली। सबसे पहला स्टेप आएगा हमारा इनिशिएशन, दूसरा आएगा एलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। इसमें जैसे कि रेप्लिकेशन में था इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, एज इट इज़ यहाँ पे होगा। डिफरेंस बस इतना है कि डीएनए में इनिशिएशन कहाँ होता था? ओरी में होता था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में। यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रोमोटर के बाद जो स्टार्ट साइट होता है, स्टार्ट साइट से इनिशिएशन स्टार्ट होगा। उसके बाद जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा? एलोंगेट करेगा, मतलब राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को एक एक करके पॉलीमराइज करता चलेगा। उसके बाद क्या होगा? एक पर्टिकुलर साइट होगा जिसे हम लोग टर्मिनेटर साइट बोलते हैं, और उस टर्मिनेटर साइट में पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप कर देगा अपना सिंथेसिस का रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये मैंने डीएनए का एक मतलब जीन बनाया है, एक सेगमेंट बनाया है जो कि आगे चल के ट्रांसक्राइब होने वाला है। ओके, यहाँ पे जो है ये है हमारा प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या करता है भाई? प्रोमोटर सबसे पहले उसको, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो उसको रिकॉग्नाइज करता है। ओके, और उसके बाद क्या आ गया? ये स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? वो पर्टिकुलर सेगमेंट जहाँ से कि
हमारा जो mRNA मॉलिक्यूल है वो बनेगा। उसके बाद क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया पे कहीं पे एक टर्मिनेटर सीक्वेंस प्रेजेंट होगा और टर्मिनेटर साइट प्रेजेंट होगा, जहाँ जाते जाते जो RNA पॉलीमरेज है वो स्टॉप करेगा ट्रांसक्रिप्शन का काम। ओके, अब क्या है देखना, ये जो प्रोमोटर है इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सबसे पहले। भाई रिकॉग्नाइज करेगा कौन, RNA पॉलीमरेज करेगा। ये जो RNA पॉलीमरेज होता है ये एंजाइम है, राइट। इस एंजाइम के पास बहुत सारे साइट्स प्रेजेंट होंगे। इस एंजाइम के पास देखो, हमने पढ़ा था क्या कि एंजाइम्स को कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, राइट। जब 11th में हमने डिस्कस किया था, एंजाइम्स को कुछ वो फैक्टर्स चाहिए होते हैं, किनको मेटल्स चाहिए होते हैं एक्टिवेशन के लिए, राइट। तो इसको, इस RNA पॉलीमरेज को, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर फैक्टर चाहिए होता है जिसे बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। ओके, उसको सिग्मा इस तरह के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो रेड कलर में मेंशन है ये है हमारा RNA पॉलीमरेज। उसके साथ देखना यहाँ पे ब्लू पेन में जो मेंशन है वो है सिग्मा फैक्टर। तो ये जब RNA पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड हो जाता है, बाइंड होने के बाद क्या करेगा, ये इसके पास कैपेसिटी आ जाएगी कि अब ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर सके। ओके, अब कर देगा ये क्या, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज। प्रोमोटर को जैसे ही रिकॉग्नाइज किया, अब क्या है, ये दोनों स्ट्रैंड तो बाइंडेड हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, राइट। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्ट्रैंड को, इसको तोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे, ये जो पर्टिकुलर साइट है जिसको कि सबसे पहले तोड़ के उसको मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड उसका रिमूव करके इस तरह का एक स्ट्रक्चर, बबल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जो बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल भी बोला जाता है। ओके, NCERT में दिया नहीं गया है लेकिन बस नॉलेज के लिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो ये जो बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एंजाइम्स चाहिए, हमने पढ़ा है हेलिकेज एंजाइम आता है, और NCERT में ये भी गिवन है कि जो RNA पॉलीमरेज है उसके पास भी ये प्रॉपर्टी होता है कि ये इसको तोड़ दे, हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़े। ओके, अब टूट गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। अब जैसे ही रिकॉग्निशन का काम भी खत्म, तो सिग्मा फैक्टर का रहना ज़रूरी है नहीं, तो उसके बाद क्या होगा देखना, ये जो सेकंड प्रोसेस है एलोंगेशन का, इसमें क्या हो रहा है, जो सिग्मा फैक्टर था हमारा, है ना, जो ये जो हमारा सिग्मा फैक्टर था ये रिमूव हो चुका है, किससे, RNA पॉलीमरेज से। अब RNA पॉलीमरेज क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है। भाई ये जो RNA पॉलीमरेज सिंथेसिस करता है ना, ये भी हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है। ओके, इसी वजह से तो जो स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है वो क्या बिहेव करता है, एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड बिहेव करता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। हमने क्या देखा था, एक स्ट्रैंड अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम हुआ तो ये क्या करता है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह बिहेव करता है। और हमारा जो RNA पॉलीमरेज है ये कौन सा डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है, RNA मॉलिक्यूल 5 प्राइम से 3 प्राइम, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे अगर स्टार्ट करेगा RNA पॉलीमरेज तो ये बन जाएगा 5 प्राइम और इधर से इस तरह से चलेगा, राइट, 5 प्राइम से 3 प्राइम बनाना स्टार्ट कर देगा। बनाना स्टार्ट करेगा मतलब ये क्या करेगा, जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल होंगे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। यही राइबो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, एक के बाद एक इस तरह से ज्वाइन करता चलेगा। और ये किस तरह से ज्वाइनिंग होता है, ये कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग ये ज्वाइन होगा। मतलब यहाँ पे अगर एडेनिन होगा तो यहाँ पे जो RNA बनेगा उसके पास क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। अगर यहाँ पे ग्वानिन होगा तो इधर साइटोसिन आ जाएगा। इस तरह से RNA मतलब ये जो प्रोसेस है ये एलोंगेट होता चलेगा आगे। ओके, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल था, उसके बाद ये जैसे जैसे आगे बढ़ता चलेगा स्ट्रक्चरल जीन में, ये क्या होगा, ये आगे फिर से रीओपन होगा, ये ओपन होता होता चलेगा, राइट, ये ओपन होगा और ये यहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो RNA बन गया ये सबसे पहले कौन सा बाहर आया, 5 प्राइम बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है, मतलब 5 प्राइम से स्टार्ट हुआ था, 5 प्राइम से बन के इधर इस तरह से जा रहा है। ये जैसे ही आगे चलेगा 3 प्राइम एंड इधर बढ़ता रहेगा, राइट। तो ये RNA जो मॉलिक्यूल है ये इस तरह से बाहर निकल रहा है। उसके बाद क्या आता है, टर्मिनेशन प्रोसेस। और ये जो टर्मिनेशन प्रोसेस है, टर्मिनेशन में क्या होता है, एक टर्मिनेशन सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और टर्मिनेशन साइट प्रेजेंट होता है। ये जो टर्मिनेशन साइट होता है ये कुछ न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं
और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे यहाँ पे जैसे ही हमारा आरएनए पॉलीमरेज पहुँचेगा उसको क्या होगा, वो खुद से ये भी नहीं देख सकता, उसको एक और फैक्टर चाहिए, बोलते हैं उसको रो फैक्टर। ओके, उसको बोला जाता है रो फैक्टर। और इसी ये रो फैक्टर क्या करेगा, ये जो सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। अगर उसको रिकॉग्नाइज कर लिया उसके बाद क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे कुछ भी सिंथेसिस नहीं करता, यहीं पे स्टॉप हो जाता है। अगर यहाँ पे स्टॉप हो गया तो हमारे पास जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो आ जाएगा, और ये आरएनए मॉलिक्यूल हम लोग जानते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा। अब सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों होगा, ये लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज़ करके ये आरएनए मॉलिक्यूल बना है, राइट। इसी वजह से ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है और वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है ये आरएनए मॉलिक्यूल। अब देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, राइट, प्रोकैरियोट्स में अगर हम लोग बात करें तो सेल होता है, वहाँ पे एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है, वहाँ पे तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया नहीं जाता। अगर वहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन का, वो कहाँ होगा, इसी रीजन में ही होगा, राइट। मतलब ये साइटोप्लाज्म से ऑलमोस्ट मिक्स्ड होता है। तो अगर साइटोप्लाज्म से मिक्स्ड है ये एरिया, मतलब उससे मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, राइबोसोम भी तो इसके आसपास होंगे, राइट, यहीं के आसपास राइबोसोम्स भी पाए जाएंगे। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जैसे जैसे एलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये जो 5 प्राइम एंड बाहर आता जाता है, वैसे वैसे ही जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, अब ट्रांसलेशन मतलब जो प्रोटीन का सिंथेसिस, राइट, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, राइबोसोम्स चाहिए होते हैं। तो जैसे जैसे ये 5 प्राइम एंड बाहर आता जाता है वैसे ही क्या होगा, राइबोसोम्स इसके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं और साइमल्टेनियसली प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे मान लो, ये मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम, यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये जो है ये हमारा 5 प्राइम एंड इस तरह से बाहर आ चुका है। बाहर आने के बाद ये अगर प्रोकैरियोट है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से राइबोसोम्स अटैच होंगे आके। ओके, राइबोसोम्स अटैच हो गया। अब राइबोसोम का काम क्या है भाई, ये करेगा प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब बाहर से जो हमारे एमिनो एसिड्स हैं उनको साइटोप्लाज्म से लेकर आएगा और यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे क्या करेगा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से बना देगा और प्रोटीन का चेन। लेकिन अगर ये प्रोकैरियोट्स नहीं है और यूकैरियोट है तब क्या होगा, यूकैरियोट में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस पूरा का पूरा सेपरेट होता है, उनके वॉल पूरे सेपरेट होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर है हमारा न्यूक्लियस तो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा, राइट। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है ये बन रहा होगा। अगर ये न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, राइबोसोम तो बाहर है तो इसको तो बाहर लेके जाना पड़ेगा। तो बाहर कैसे लेके जाओगे, यहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। 11th का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर याद करो, उसमें न्यूक्लियर जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ पोर्स पाए जाते हैं और उसी पोर के थ्रू क्या होगा, ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है बाहर आएगा। इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, बहुत सारे मतलब ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, राइट। ये अगर काफ़ी अनस्टेबल हुआ तो इसके ब्रेकडाउन के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। ब्रेकडाउन के चांसेस प्लस सेल में क्या होते हैं, कई सारे आरएनएज पाए जाते हैं। आरएनए मतलब आरएनएज मतलब वो पर्टिकुलर एंजाइम जो कि आरएनए को डिग्रेड करते हैं। ओके, तो वो आरएनएज क्या करेंगे, इसको इमीडिएटली डिग्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको तोड़ना स्टार्ट कर देंगे वो लोग। तो उससे हमें क्या करना है, बचाना है। क्यों, क्योंकि हमें इस आरएनए से प्रोटीन चाहिए, तब तक तो हमें एटलीस्ट बचाना पड़ेगा इसको। तो इसीलिए क्या होता है, एक और प्रोसेस पाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। नाम से क्या पता चल रहा है कि ये
ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगा, इसीलिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। और मॉडिफिकेशन के बाद, मॉडिफिकेशन का मतलब ये जो आरएनए बना, इस आरएनए में कुछ चीज़ें मॉडिफाई की जाएंगे और वो जो मॉडिफिकेशंस होंगे उसके वजह से ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है ये स्टेबल बनेगा थोड़ा सा। अगर स्टेबल बना प्लस ये जो आरएनएस पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, उससे भी ये बचेगा। ओके, उससे भी ये सर्वाइव कर जाएगा और वो कहाँ जाएगा, वो राइबोसोम के पास जाएगा, प्लस उससे क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये जो आरएनए बनता है इमीडिएटली, इसको क्या बोला जाता है, नेसेंट आरएनए बोलते हैं। ओके, नेसेंट आरएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं यूकैरियोट्स के केस में अगर देखा जाए तो, इसी वजह से इसको बोला जाता है नेसेंट आरएनए। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोइड रीजन होता है, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कि कई सारे प्रोसेसेस इस तरह से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में देखने को मिलता है। और क्या होता है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में, अगर mRNA का स्ट्रक्चर याद हो, सर ने क्लास में बताया था mRNA का स्ट्रक्चर अगर याद हो तो उसमें क्या होता है, कुछ एक्सॉन्स होते हैं और कुछ इंट्रॉन्स होते हैं। अगर हम लोग यूकैरियोटिक mRNA के बारे में बात करें तो एक्सॉन्स का मतलब क्या होता है, जो कि काम वाला चीज़ है ना, जो कि हमें प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे, जो सीक्वेंसेस। और इंट्रॉन्स क्या होते हैं, इंटरवेनिंग सीक्वेंस, और जो कि एक्सॉन्स के बीच में पाए जाते हैं। मतलब अगर मैं इस नेसेंट आरएनए को देखूं, यहाँ पे इस तरह से अगर मैं बनाऊं, ये अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ सीक्वेंस एक्सॉन के होंगे, उनके बीच में क्या होगा, कुछ इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जो कि हमें प्रोटीन सिंथेसिस में तो कुछ काम नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से एक्सॉन होगा। ओके भाई, हमें क्या करना है, इस इंट्रॉन को बाहर फेंकना है, ठीक है, इसको बाहर फेंकना है। और जो ये एक्सॉन्स है, इसको एक्सॉन 1 मान लेते हैं, इसको एक्सॉन 2 मान लेते हैं। ये एक्सॉन 1 को और ये एक्सॉन 2 को, दोनों को हमें ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ओके, उसके बाद क्या होगा, हमें एक ऐसा आरएनए मिलेगा जिसके पास बस काम के सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, बस एक्सॉन्स ही प्रेजेंट है, इंट्रॉन सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। तो ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं ये यूकैरियोट्स में होते हैं और उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंडर पढ़ा जाता है, जिसके लिए कि एक और वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा, उसमें पूरा डिटेल में दिया होगा क्या क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्या डिफरेंस होता है भाई, और क्या होगा, देखो हमने देखा कि ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सिंपल होते हैं। ओके, सिंपल होते हैं, उनके सेल्स सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। और उनका जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन में जितने भी mRNA का फॉर्मेशन हो रहा हो, mRNA हो या फिर rRNA हो, rRNA मतलब राइबोसोमल RNA हो या फिर tRNA हो, ये सारा का सारा जो सिंथेसिस होता है ये एक ही RNA पॉलीमरेज करता है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, वो अलग अलग तरह के RNA पॉलीमरेजेस पाए जाते हैं। मेनली 3 तरह के RNA पॉलीमरेज होता है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकेंड और RNA पॉलीमरेज थर्ड, ये यूकैरियोट्स में। ओके, ये तीनों RNA पॉलीमरेज अलग अलग RNA मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं, जैसे कि mRNA, rRNA और tRNA। लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही RNA पॉलीमरेज जो होगा वो सबका सिंथेसिस कर लेगा।